नमस्कार, यह है क्राइम स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विराट शर्मा और हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और दुनिया में घटित होने वाली क्राइम की कहानियां बताता हूं। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसे सभी रिश्तों से बड़ा माना जाता है। हम अक्सर अपनी निजी जिंदगी की बातें अपने परिवार वालों से साझा करें या ना करें, लेकिन किसी खास दोस्त से जरूर साझा करते हैं। इसी तरह जब हम कोई चीज खरीदते हैं या कोई तोहफा पाते हैं, तो वो खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक हम उसे अपने दोस्तों को न दिखा दें। बेंगलुरु में रहने वाले 19 साल के शरद की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दोस्त था, जिसके साथ वो हर छोटी बड़ी खुशी बांटता था। एक दिन शरद के पिता ने उसे बुलेट बाइक गिफ्ट की। ये खुशी शरद के लिए बेहद खास थी और उसे बांटने के लिए वो अपने उस खास दोस्त के पास जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्त के घर पहुंच पाता, उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात में घरवालों को व्हाट्सएप पर 3 वीडियो मिले, जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। आखिर उस व्हाट्सएप मैसेज में क्या था? क्या हुआ था शरद के साथ? और कौन था इसके पीछे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और हां, जब आप सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना शरद बेंगलुरु केस पर आधारित कहानी है। इसे बताने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्राइम लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए अब क्राइम की स्टोरी या क्राइम की कहानी शुरू करते हैं। शरद का जन्म एक मलयाली परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पिता की नौकरी बेंगलुरु में होने के कारण पूरा परिवार वही रहता था। शरद का बचपन बेंगलुरु में ही बीता और उसकी शिक्षा भी यही पूरी हुई। परिवार में माता पिता के अलावा शरद की एक बहन भी थी। शरद पढ़ाई में होशियार था और उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ उसे बाइक का भी शौक था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे रॉयल एनफील्ड बुलेट गिफ्ट की। काफी दिन हो गए थे, लेकिन व्यस्तता के कारण वो अपने खास दोस्तों को बाइक नहीं दिखा पाया था। इसलिए जैसे ही उसे छुट्टी मिली, उसने दोस्तों के साथ मिलने का प्लान बनाया। आखिरकार 12 सितंबर 2017 को अपनी नई चमचमाती बुलेट बाइक पर सवार होकर वो शाम के करीब 6:10 बजे घर से निकला। निकलते वक्त उसकी मां वंजा ने उसे जल्दी घर लौटने को कहा था, लेकिन 7:30 बजने के बाद भी शरद घर नहीं लौटा। उसकी मां ने फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आमतौर पर शरद ऐसा नहीं करता था। वो हमेशा एक बार में ही फोन उठा लेता था और अगर किसी कारण से नहीं उठा पाता तो थोड़ी देर बाद कॉल बैक जरूर करता था। शरद की मां सोचती है कि शायद वो व्यस्त होगा, बाइक चला रहा होगा या फिर घर पहुंचने वाला होगा, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया होगा। ये सोचकर वो थोड़ी देर इंतजार करती है, लेकिन जब शरद न तो घर पहुंचता है और नहीं कॉल बैक करता है, तो वो फिर से कॉल करती है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद शरद की मां बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन उधर से कॉल रिसीव नहीं होती। शरद की मां की चिंता अब बढ़ने लगती है। इसी दौरान उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं 10:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आमतौर पर कोई भी ये मैसेज देखकर तसल्ली कर लेता, लेकिन शरद की मां को इसमें कुछ अजीब लगता है। दरअसल शरद हमेशा अपने मैसेज की शुरुआत में अम्मा शब्द का उपयोग करता था, पर इस बार मैसेज में सीधे लिखा था, मैं 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जैसे ही उसने ये मैसेज देखा, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम जल्दी से फोन पर बात करो या जल्द से जल्द घर लौट आइए, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम लापता हो। इस मैसेज के बाद भी शरद का कोई जवाब नहीं आता, नहीं वो फोन उठाता है। शरद की मां और घर के लोग लगातार उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। अब शरद की मां भी चिंता में डूब जाती है और सोचती है कि आखिर अब क्या करें। इसी बीच फिर से मोबाइल की घंटी बजती है। इस बार जब वो फोन चेक करती है तो देखती है कि शरद के नंबर से एक वीडियो मैसेज आया है। वीडियो खोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में शरद कह रहा था, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। अगर मुझे बचाना है तो इन्हें जल्द से जल्द 50 लाख रुपए दे दो। अगर पैसे नहीं दिए गए तो ये लोग मुझे मार देंगे। शरद ने आगे कहा, ये लोग हमारी पूरी परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं और बहन को भी मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो उसे भी मार देंगे। शरद की मां तुरंत ये वीडियो शरद के पिता को दिखाती है। इसके बाद वे दोबारा शरद के नंबर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।
अब वे पुलिस के पास जाने की तैयारी करते हैं। तभी फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता है। इस बार भी मैसेज में धमकी दी गई थी। शरद कह रहा था, अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बिना किसी को बताए तुरंत इन्हें 50 लाख रुपए दे दो। ये कल तुम्हें फोन करके बताएंगे कि पैसे कहाँ पहुंचाने हैं। ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह से टार्चर कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद एक और वीडियो आता है जिसमें शरद कह रहा है, ज्यादा देर मत करो, अगर इन लोगों को गुस्सा आ गया तो ये मुझे मार देंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है और आतंकवादियों जैसे दिखते हैं। अब तक आए 3 वीडियो में से 2 में शरद कन्नड़ में बात कर रहा था, जबकि एक वीडियो में वह मलयालम बोल रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शरद के पिता तुरंत ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन जाकर शरद के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस भी तुरंत जांच में जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस शरद के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू करती है। शरद ने अपनी मां को ये खुलकर नहीं बताया था कि वो किस दोस्त से मिलने जा रहा था, लेकिन घरवालों को उसके करीबी दोस्तों की जानकारी थी। सभी दोस्तों की लिस्ट बनाकर एक एक करके पुलिस उनसे पूछताछ करती है। कुछ दोस्तों को 1-2 बार की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जिससे 4 बार पूछताछ की गई, फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अंततः सभी दोस्तों को शक के घेरे से बाहर निकाल लिया जाता है। अब पुलिस एक नए एंगल से जांच शुरू करती है। क्या शरद के पिता की किसी से रंजिश थी और कोई बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है? लेकिन इस दिशा में भी पुलिस को निराशा हाथ लगती है। शरद के लगातार 3 वीडियो भेजने के बाद भी उसका कोई और मैसेज नहीं आता और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच को भी इस जांच में शामिल किया जाता है और नए सिरे से जांच शुरू की जाती है। पुलिस पूरी कोशिश करती है, लेकिन घंटों की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। इसी दौरान मामला मीडिया में लीक हो जाता है और धीरे धीरे सार्वजनिक स्तर पर गरमाने लगता है। पुलिस शहर के सभी हिस्ट्री शीटरों और पुराने आपराधिक मामलों से जुड़े व्यक्तियों की भी जांच करती है, लेकिन कहीं से भी शरद के अपहरण का सुराग नहीं मिलता। नाकामियों के बीच सेंट्रल क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी उन वीडियो को फिर से बारीकी से देखने का फैसला करता है और कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि वीडियो में शरद की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया जा सके। वीडियो को ध्यान से देखने पर दूसरे वीडियो के अंत में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जिसमें शरद कहता है, ये ठीक है, जैसे वो किसी से पूछ रहा हो कि उसने जो भी कहा है वो सही है या नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वीडियो के अंत में शरद किसी की ओर देखता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कैमरे के पीछे कोई था जिसे शरद जानता था। इसी कारण से उसने कहा, ये ठीक है। इसके अलावा वीडियो में शरद की बॉडी लैंग्वेज सामान्य थी और वो नर्वस भी नहीं लग रहा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी जान पहचान वाले के साथ हो। इन सब के बाद एक अधिकारी पूछते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपहरण के बाद से आप लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखा रहा है या जिसका घर आना जाना बढ़ गया है? इस सवाल पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि सभी का व्यवहार लगभग एक जैसा है, लेकिन शरद के पिता निरंजन कुमार बताते हैं कि शरद का एक बेहद करीबी दोस्त है जो जरूरत से ज्यादा सहानुभूति जता रहा है। इसके अलावा वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो घटना के बाद से हर दिन हमारे घर आ रहा है। इतना ही नहीं, उसने मुझसे कई बार कहा है, जो भी पैसे मांग रहे हैं उन्हें दे दो, नहीं तो शायद वो शरद को मार देंगे। इसके बाद पुलिस कॉलेज में उस दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाती है। इस दोस्त का नाम विशाल था। विशाल, जिसकी उम्र 21 साल थी, शरद का पड़ोसी भी था और उनका बचपन से दोस्ताना था। इतना ही नहीं, विशाल शरद की बहन का क्लासमेट भी था और अक्सर शरद के घर आता जाता रहता था। वो परिवार के अन्य सदस्यों के भी बेहद करीब था और इस नाते उसे परिवार का ही एक सदस्य माना जाता था। विशाल आरटीओ ऑफिस में काम करता था। विशाल के आने के बाद एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस उससे कई दौर की पूछताछ करती है और विशाल हर सवाल का सटीक जवाब देता है। इस तरह एक बार फिर वो शक के दायरे से बाहर हो जाता है। हालांकि पूछताछ के दौरान विशाल कुछ और लड़कों के नाम बताता है और कहता है, शरद ने मुझे बताया था कि इन लोगों से उसका झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि इस अपहरण के पीछे इनका ही हाथ हो। इसके अलावा विशाल शरद के घरेलू ड्राइवर महेंद्र का भी नाम लेता है और उस पर भी शक जताता है। इस तरह विशाल जिन भी लोगों का नाम बताता है, पुलिस तुरंत उन्हें बुलाकर पूछताछ शुरू करती है, लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। कुल मिलाकर अब तक जांच में जितने भी लोगों को शक के दायरे में लिया गया था, वे सभी एक एक करके संदेह से बाहर आ रहे हैं। मगर अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि शरद की हालत क्या है और उसे अगवा करने के पीछे कौन लोग हैं। अब इस जांच में तकनीकी टीम को भी शामिल कर लिया गया है और शरद की मोबाइल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री का विश्लेषण किया जा रहा है।
वैसे ये जांच पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस थाने में मामला दर्ज हुआ था वहां के इंस्पेक्टर का कुछ दिन पहले ही तबादला हो गया था और नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति अब तक नहीं हुई थी। इस वजह से जांच की रफ्तार धीमी रही। खैर, अब पता चला है कि जिस समय शरद ने वीडियो भेजा था उस समय उसकी लोकेशन उसके घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में थी। इसी दौरान पुलिस का शक एक बार फिर विशाल की ओर मुड़ता है और उसकी मोबाइल कॉल हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री को खंगाला जाता है। जो खुलासे सामने आते हैं वे सभी को हैरान कर देते हैं। दरअसल ये पाया गया कि जिस समय शरद ने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसी समय विशाल की लोकेशन भी उसी जगह पर थी जहां शरद था। हालांकि इसके बावजूद पुलिस विशाल को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। इसके साथ ही उसकी लोकेशन का भी पता लगाया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि पिछले 2-3 दिनों से विशाल अपने कुछ लोगों के साथ शहर से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर जा रहा था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि विशाल पिछले कुछ दिनों से सामान्य कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था। पुलिस का शक अब विशाल पर गहरा होता जा रहा था, इसलिए उसे एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस बार पूरी सख्ती से पूछताछ की गई। इस पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वो शरद के माता पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। शरद और विशाल बचपन के दोस्त थे। इतना ही नहीं, विशाल और शरद की बहन एक ही कक्षा में पढ़ते थे और विशाल शरद की बहन से प्यार भी करता था। लेकिन आर्थिक दृष्टि से विशाल की स्थिति शरद से बहुत कमजोर थी। विशाल के पिता एक मामूली नौकरी करते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद विशाल भी आरटीओ ऑफिस में एक साधारण नौकरी कर रहा था। इसके विपरीत शरद के पिता इनकम टैक्स विभाग में बड़े अधिकारी थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। विशाल की आमदनी कम थी, जबकि उसके खर्चे अधिक थे। उसे कई दोस्तों से कर्ज लेना पड़ा था और ऊपर से उसके जीजा ने भी बैंक से 4 लाख का कर्ज ले रखा था। अब कर्ज देने वाले लोग अपने पैसे मांगने लगे थे और बैंक वालों ने उसके जीजा पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। इन सब परेशानियों ने विशाल को पैसों के लिए बुरी तरह मजबूर कर दिया था। उसे लगा कि शरद के परिवार से पैसे वसूल कर वो अपने संकटों से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि शरद के पिता इनकम टैक्स अधिकारी थे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। यही सोचकर विशाल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। शरद का अपहरण करके फिरौती मांगने की योजना। उसने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि शरद के परिवार को वो अच्छी तरह जानता है। जैसे ही उन्हें शरद के अपहरण की खबर मिलेगी वे तुरंत पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और पुलिस के पास नहीं जाएंगे। विशाल के इस आत्मविश्वास भरे आश्वासन से उसके दोस्त भी इस अपराध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। विशाल ने इस योजना में करण पाई, विनोद कुमार और विनय प्रसाद को भी शामिल कर लिया। इसके अलावा उसने अपने जीजा जो एक कैब ड्राइवर थे, इनको भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया। सब कुछ तय हो जाने के बाद विशाल ने शरद को फोन किया और उसे लालच देते हुए कहा, मेरे एक दोस्त ने इंपोर्टेड बाइक मंगवाई है, क्यों न हम शहर से दूर किसी जगह चलें जहां हम उस बाइक को चला सकें और पार्टी भी कर सकें। विशाल ने यह भी बताया कि शरद को महंगी कारों और बाइकों का बहुत शौक था और इंपोर्टेड बाइक की बात सुनकर वो तुरंत मान गया। जब शरद ने विशाल से पूछा कि घर पर क्या बताना है, तो विशाल ने उसे एक बहाना सुझाया, घर पर बता देना कि तुम अपनी नई बाइक कुछ दोस्तों को दिखाने जा रहे हो। इसके साथ ही विशाल ने शरद को यह भी हिदायत दी कि इस पार्टी के बारे में घर में गलती से भी न बताना, वरना तुम्हें आने नहीं दिया जाएगा। सब कुछ तय होने के बाद शरद 12 सितंबर को अपनी बुलेट बाइक पर घर से निकलता है और विशाल द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। शाम 6:10 पर घर से निकलने के बाद वो 6:30 बजे तय स्थान पर पहुंचता है। जैसे ही शरद वहां पहुंचता है, विशाल के साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। वे शरद को तुरंत उसकी बाइक से खींचकर कार में डालते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। फिर उसे स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर सुनसान जगह की ओर ले जाते हैं। सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद विशाल शरद को जबरन वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। वो शरद के ही फोन से ये वीडियो शरद के परिवार को भेज देता है। अब तक आपने देखा होगा कि विशाल शरद की बहन से प्यार करता था, इसीलिए शरद के अपहरण के वीडियो भेजने के कुछ ही मिनट बाद विशाल एक आम दिन की तरह शरद की बहन यानी अपनी प्रेमिका को फोन करता है। वो घटनाओं के बारे में पूछताछ करता है। इस पर शरद की बहन उसे बताती है कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता 50 लाख की मांग कर रहे हैं। विशाल अनजान बनते हुए उससे पूछता है, अब परिवार क्या कर रहा है? शरद की बहन जवाब देती है कि उसके पिता पुलिस के पास जाने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर विशाल थोड़ा अन्य ढंग से कहता है कि वो थोड़ी देर में घर आ रहा है। फोन रखते ही विशाल फिर से शरद के पास लौटता है और चाकू की नोक पर
एक और वीडियो बनाने को मजबूर करता है। इस बार शरद अपने परिवार से कहता है, प्लीज पुलिस के पास मत जाना, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे, इन्हें पैसे दे दो। इसके बाद विशाल एक और वीडियो बनवाता है जिसमें वह पुलिस को गुमराह करने के लिए आतंकी एंगल जोड़ता है। ये सब करने के बाद विशाल शरद को अपने 4 अन्य दोस्तों के हवाले कर देता है और मामले की गहराई जानने के इरादे से शरद के घर जाता है। शरद के घर पहुंचकर विशाल उसके माता पिता और बहन से सहानुभूति जताता है, उनके दुख में साझेदारी दिखाता है। वो देखना चाहता है कि शरद के परिवार की अगली योजना क्या होगी। जैसे ही उसे पता चलता है कि शरद के पिता पुलिस के पास जाने का विचार कर रहे हैं, विशाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो सलाह देता है, पुलिस के पास जाना ठीक नहीं है, अपहरणकर्ता उसे मार सकते हैं, बेहतर होगा कि उन्हें पैसे दे दिए जाएं और मामला खत्म कर दिया जाए। शरद के पिता को उस वक्त विशाल की बातों पर शक नहीं होता, क्योंकि विशाल के चेहरे पर मगरमच्छ के आंसू थे। वो बहुत भावुक दिख रहा था और परिवार के साथ पूरी सहानुभूति से खड़ा था। लेकिन विशाल की सलाह के बावजूद जब शरद के पिता पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं, विशाल घबरा जाता है। वो तुरंत अपने साथियों से कहता है, शरद को मार डालो वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। उसके दोस्त विरोध करते हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते। इस पर विशाल कहता है, अगर हमने उसे जिंदा छोड़ा तो वो हमारी पहचान बता देगा और हम सब जेल जाएंगे, लेकिन अगर उसे मारकर उसकी लाश गायब कर दें तो हम सब आजाद हो सकते हैं। इसके बाद विशाल के बाकी दोस्त रात करीब 11:30 बजे शरद की गला घोंटकर बेरमी से हत्या कर देते हैं। विशाल शरद के परिवार के साथ सहानुभूति जताने में अब झिझकने लगता है, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस कारण शरद की मौत के बाद ये लोग उसके शव को छिपाने का तरीका सोचने लगते हैं। वे शव को एक स्विफ्ट कार की डिक्की में डालकर शहर में घूमते हैं ताकि उसे ठिकाने लगाने के लिए एक उपयुक्त जगह मिल सके। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार वे रात करीब 2 बजे नरसिम्हा लेक पहुंचते हैं और वहां शव को फेंकने की योजना बनाते हैं। हालांकि इसी दौरान विशाल का शैतानी दिमाग काम करता है। उसे एहसास होता है कि शव पानी के ऊपर आ सकता है, जिससे पुलिस को उसे ढूंढने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए वे सभी मिलकर शरद के शव को एक बड़े पत्थर से बांधने का फैसला करते हैं ताकि वो ऊपर ना आ सके। इसके बाद वे शव को तालाब में फेंक देते हैं और फिर अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। विशाल भी अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है, लेकिन शरद के घर जाकर सहानुभूति जताने का नाटक करता है। वास्तव में विशाल इस बहाने से शरद के घर केवल ये जानने जाता है कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। शरद की हत्या के बावजूद विशाल हर बार शरद के पिता से कहता, अपहरणकर्ता को पैसे दे दो वरना वो शरद की हत्या कर देगा। इस नाटक के बीच विशाल और उसके दोस्त अक्सर रात में तालाब के पास जाकर ये देखने लगते कि कहीं शव पानी की सतह पर तो नहीं आ गया है। फेंके जाने के 5 दिन बाद तक शव अंदर ही रहता है, लेकिन 17 सितंबर को जब वे तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शव ऊपर तैर रहा है। ये देख वे सभी घबरा जाते हैं। शव को वापस नीचे रखने के लिए वे पत्थरों से एक और बोरी भरकर डाल देते हैं और फिर से शव को तालाब में फेंक देते हैं। 19 सितंबर को जब वे दोबारा तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि शव फिर से ऊपर आ चुका है। अब शव को कहीं और ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन 7 दिन पुरानी लाश अब पूरी तरह सड़ चुकी थी और हड्डियों से मांस अलग हो रहा था। इसके बावजूद वे शव को तालाब से बाहर निकालते हैं, पत्थरों को हटाते हैं और उसे गाड़ी में डालकर रात के अंधेरे में रामूहल्ली के पास एक और तालाब में फेंक देते हैं। इसके बाद पुलिस को खबर मिल जाती है और विशाल को उसी क्षेत्र में लेकर पहुंचती है। विशाल की जानकारी के आधार पर 22 सितंबर की सुबह यानी हत्या के 10 दिन बाद तालाब से शव बरामद किया जाता है। शव पूरी तरह नष्ट हो चुका था, इसलिए पुलिस शव के सैंपल लेकर पोस्टमार्टम करती है और तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी कर देती है। शरद के परिवार को उसकी मौत से भी ज्यादा इस बात का गहरा दुख था कि जिस विशाल को वे परिवार का सदस्य मानते थे, उसी ने न केवल उन्हें धोखा दिया बल्कि पूरे 10 दिनों तक गुमराह करता रहा। शरद के परिवार का विशाल पर कितना अटूट विश्वास था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने विशाल की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री से उस पर फिर से शक जताया और शरद के पिता निरंजन कुमार से कहा कि वे विशाल को हिरासत में लेकर उससे दोबारा पूछताछ करना चाहते हैं, तो शरद के पिता ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि बाद में वे इस पर सहमत हो गए। इस मामले की गहराई से जांच के बाद पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथी विनय प्रसाद उर्फ विक्की, करण पाई और विनोद कुमार को भी हिरासत में ले लिया। इन सभी की उम्र 25 साल से कम थी। हालांकि पुलिस की लंबी कोशिशों के बावजूद इस अपराध में शामिल एक और आरोपी शांता कुमार अभी तक फरार है। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार भी शांता कुमार की ही थी। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया में भी ये चर्चा शुरू हो गई
कि शरद की हत्या की गई है। कुछ अफवाहों के अनुसार शरद की बहन, जो विशाल की गर्लफ्रेंड भी थी, ने ही विशाल को शरद के अपहरण और जल्द से जल्द पैसे कमाने का आइडिया दिया था। हालांकि पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि इस पूरे मामले में शरद की बहन की कोई भूमिका नहीं है। फिलहाल विशाल समेत सभी गिरफ्तार आरोपी जेल में हैं और अपनी किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। सच कहें तो इन लोगों को अगर फांसी की सजा भी मिल जाए तो वो कम ही होगी। इन लोगों ने न केवल एक निर्दोष की जान ली, बल्कि दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया और उस परिवार की पीठ में छुरा घोंपा जिसने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। दोस्तों, आपके हिसाब से विशाल और उसके साथियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस क्राइम तक वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक क्राइम अनलिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली क्राइम तक लेटेस्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची क्राइम की कहानी या क्राइम स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।